दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। खास तौर से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इन बातों को और पुख्ता कर रही हैं कि आपस में नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और जो सेंट्रल नेतृत्व है बीजेपी का, उसके बीच में लगातार सामंजस्य में कमी होती जा रही है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की समीक्षा बैठक होती है, जिसमें पूरे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता उनके उस समीक्षा बैठक में सम्मिलित होते हैं। और वहां पर जिस तरह से जो भी चर्चाएं सामने निकल के आई हैं, उसने ये कहीं ना कहीं दर्शा दिया है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरह की उहापोह की स्थिति इसमें बीजेपी के अंदर है कि उन्हें कंटिन्यू रखा जाए या बदलाव की प्रदेश में जो नेतृत्व की संभावना है, लोग उसे व्यक्त करने को कहीं ना कहीं प्रदर्शित भी कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। और बीजेपी कुछ नेताओं के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, वह दर्शाते हुए कि आपस में अंतरकलह उनकी जोर पकड़ रही है। और खास तौर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान तो बहुत चर्चित हो रहा है इस समय, जब उन्होंने सरकार से ऊपर संगठन की अहमियत को बहुत मजबूती से उस मंच पर रखा। और लगातार उन्होंने कहा कि संगठन की महत्ता सबसे ज्यादा है, संगठन सबसे सरकार से भी ऊपर होता है। तो उसके राजनीतिक निहितार्थ लोग निकाल रहे हैं, राजनीतिक संदेश निकाल रहे हैं। और राजनीतिक बीजेपी की किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी दशा हो सकती है आने वाले समय में, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह भली भांति जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार आज हमारी चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उन्हें विभिन्न मंचों पर आप देखते भी हैं। और पब्लिक इंडिया के नाम से उनका भी अपना एक चैनल भी है, लगातार उस पे जो बड़ा राजनीतिक विमर्श है उसको वो प्रस्तुत करते हैं आप सभी के सामने। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आनंद जी, जैसे कि पूरे प्रदेश की जो राजनीति इस समय है, वह चर्चाएं लगातार बीजेपी को लेकर हो रही हैं। इंडिया गठबंधन जहां सफलता प्राप्त करी बीजेपी के मुकाबले यूपी में, और उसके बाद से लगातार बीजेपी का जो प्रदेश की जो सरकार है, मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनकी भूमिका को लेकर शीर्ष नेतृत्व के जो समर्थक नेता कहे जाते हैं, वह लगातार उनकी आलोचनाओं को केंद्र में ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, बीजेपी की जो दिशा और दशा आने वाले समय में किस तरह से हो सकती है? क्या पूरा आकलन आप कर पा रहे हैं पूरे राजनीतिक परिदृश्य का बीजेपी के दृष्टिकोण से? प्रशांत जी, एक तो दर्शकों को और आपको भाई बहुत बहुत नमस्कार। मैं बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस या ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप वो सारे नाम देखिए जो लोग इस समय मोर्चा खोले हैं योगी जी के उसमें, संजय निषाद, राजभर, केशव मौर्य, अनुप्रिया पटेल, मोती से, ये जितने लोग हैं, क्या ये आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 1 साल पहले, क्या ये योगी जी के साथ खड़े थे? ये सारे लोग वो हैं जिनकी पीठ पे अमित शाह का हाथ है, और ये बिल्कुल साफ साफ अमित शाह के प्रॉम्प्ट पे हो रहा है। ये जितने लोग हैं, इसमें से एक भी भाई, केशव प्रसाद मौर्य तो चुनाव हार गए थे और उसके बाद उनको फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो क्यों बनाया गया और किसके कहने पर बनाया गया? संजय निषाद जो मतलब जिनका एक ही काम था, जैसे स्मृति ईरानी का काम बीजेपी में क्या था? स्मृति ईरानी को एक मंत्रालय दिया गया था कि तुम्हें सिर्फ गांधी परिवार को गाली देना है सुबह से शाम तक, और यही तुम्हारा काम है, और उसको वो बखूबी निभाती थी। अब वो इस बार जब वो हार गई तो उनको किनारे कर दिया गया कि तुम अपने घर जाओ। उसी तरह से संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये दो लोगों का काम केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को यहाँ गाली देना है। जब जिस दिन संजय निषाद गाली देते हैं, शाम को जहाज आता है, स्पेशल प्लेन होम मिनिस्टर का, और वो उनको लेके दिल्ली जाता है। वो शाम को चाय पीते हुए अपनी फोटो खिंचवाते हैं कि क्या उन्होंने एक जबरदस्त काम किया कि योगी को गाली दी। जो भाजपा की राजनीति है जिसको योगी आदित्यनाथ परस्यू करते हैं, वो बिल्कुल मतलब जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, उसमें कहीं कोई किसी का उसमें वो एक राय नहीं हो सकती। वो बिल्कुल निंदनीय है और उसके हर तरह से उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन आज जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, वो प्रश्न आप भाजपा के अंदर की राजनीति का उठा रहे हैं। वो विपक्ष वर्सेस भाजपा पक्ष की बात नहीं है, भाजपा की अंदरूनी राजनीति की बात है। और उस अंदरूनी राजनीति में अमित शाह उत्तर प्रदेश को जिस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। अमित शाह को ये लगता है कि मेरे और जो राज सिंहासन, क्या बोले, जो प्राइम मिनिस्टर का सिंहासन है, उसके बीच में केवल एक आदमी मजबूती से खड़ा हुआ है, और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। अगर मैं किसी तरह से इनको किनारे कर देता हूं,
तो फिर मुझे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है और मैं बिल्कुल बिल्कुल सुगमता से फिर मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा। देखना ये है इस देश को कि इस देश में कोई मैनेजर, कोई तिकड़मबाज, कोई कोई इधर से उधर पार्टी तोड़ के उनको वहां करने वाला व्यक्ति बैठता है। मैं बीजेपी के अंदर की बात कर रहा हूँ, या वहां पे योगी आदित्यनाथ या गडकरी या इस तरह का कोई व्यक्ति बैठता है जो जो शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन के अलावा और कोई काम नहीं करता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इसमें इसमें कहीं कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो बातें आपको और बता दूं। बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले हुआ था कि कौन जिम्मेदार, फिर एक आया, एक अगर आपने देखा हो एक चलाया गया कि मोदी और योगी जिम्मेदार। जब मोदी जी की सारी फोटो पे सिर्फ मोदी जी, मतलब मोदी जी ने इस बार क्या किया था कि अपने साथ उन्होंने किसी दूसरे की फोटो लगवाना को भी मुनासिब नहीं समझा था। मोदी जी के अकेले फोटो, चाहे होर्डिंग हो चाहे विज्ञापन हो, तो भाई जिम्मेदारी भी तो आप ही को लेनी चाहिए। फिर आप क्यों भाग रहे हैं? अब दिक्कत क्या है कि भाजपा में, जैसा मोदी जी खुद ही कह चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल भगवान जैसे अपने को मानते हैं, तो भगवान से आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं, तो आपको ले देख के योगी जी मिलते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी में होना ही था, और अगर बीजेपी उससे भी सबक नहीं सीखने को तैयार है और अभी भी उसी तिकड़मबाजी, इनको काटो उनको वो करो करने के चक्कर में है, तो फिर तो कुछ मतलब बीजेपी का, जिसको कहते हैं ना, भगवानी मालिक है। मैं 1 मिनट विषयांतर कर रहा हूं। भाई मोदी जी तो कन्विंस थे ना कि अयोध्या से वो ऐसा छक्का मारेंगे कि मालूम नहीं बॉल हिंदुस्तान के बाहर नहीं कहीं ऊपर अंतरिक्ष में चली जाएगी। हुआ क्या? वो वही हार गए। और उन सबके कारण जो हैं वो भी सोचना चाहिए। भगवान राम की एक बड़े मोदी जो छोटे भगवान राम की उंगली पकड़ा के कौन ले जा रहे थे? जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। आप राम को ला रहे थे। आपका मतलब आज जो शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया है कि ये हिंदू हो ही नहीं सकते हैं जो इस तरह का व्यवस्था करें, इस तरह का काम करें। उन्होंने तो नाम बिना ले, उन्होंने कहा जो विश्वासघात करे वो हिंदू है ही नहीं, और वो रेफरेंस कर रहे थे उद्धव ठाकरे का। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि एक ऐसी पार्टी जो अपने को हिंदू 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 का वो करती है, उस पार्टी में अगर हिंदू धर्म के रूप में जो सबसे बड़ा अगर कोई है, एक गोरखनाथ टेम्पल के मठ के जो सबसे बड़े महंत, सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं? तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये साफ साफ सक्सेशन की लड़ाई है। ये साफ साफ अमित शाह साहब चाहते हैं कि मोदी जी के सामने ही सामने मोदी जी अपने हाथों से उनका राज सिंहासन, उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बिठा दें, जो मेरे हिसाब से इस देश के लिए एक बहुत ही काला दिन होगा अगर ऐसा होगा। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीति अगर पूरा पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए तो केवल जोड़ तोड़ है, उसको गिराओ, उसको करो, उसको ईडी में भेजो, उसको ये करो। ये व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पे नहीं आने चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो घेराबंदी की कोशिश है। सारे जो अमित शाह उन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं जो योगी विरोधी है। लेकिन ये कोई आज के लिए नहीं था। योगी पिछले 7 साल से अगर सरकार चला रहे हैं तो क्या क्या अटेम्प्ट नहीं हुए। आपने देखा नहीं कि वो एक AK शर्मा जी आए थे, गुजरात से भेजे गए थे, और वो जब आए तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहना शुरू किया, मतलब मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूं, मैं डिप्टी जाऊं, मैं ही संभालूंगा, योगी जी रहेंगे लेकिन सारे निर्णय वो करेंगे। उनकी हालत क्या कर दी थी। योगी जी को वो राजनीति आती है। योगी जी ने नहीं बनाया तो नहीं बनाया। अब इस बार बिजली मंत्री बने हैं और वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, वो उत्तर प्रदेश में किसी से बिजली की हालत पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो बिजली की बदहाली है उसके लिए अगर कोई सीधे सीधे जिम्मेदार है तो AK शर्मा है। तो AK शर्मा की सारा वो तो सूबा चलाने आए थे, वो कहाँ रह गए। एक दूसरे भेजे गए थे DS मिश्रा साहब। इस देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद एडवाइजर के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में कहीं और योजना या कहीं फिट किया जाता है, लेकिन उसी पद पे एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। ये पहली बार हुआ, एक बार नहीं, 4 5 बार एक्सटेंशन, क्योंकि वो आप उनको यहाँ पे इंटरफियर करना चाहते थे। तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि हाँ, योगी जी से जो एक और जो महान गलती हुई है जिसकी वजह से इन लोग बिल्कुल
बिलबिलाए हुए हैं, वो गलती ये हुई है कि योगी जी गोरखपुर मंडल की सारी सीटें जिता के ले आए हैं। मोदी जी अपने मंडल में 5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए और बाकी सारी सीटें हरवा के लाए हैं। जिताना अगर कोई जिता तो आप क्यों नहीं जिताए? आप तो वहीं रहे। तीसरी मतलब मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये पावर स्ट्रगल है। ये अमित शाह योगी जी को हटा के अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। और मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह जिस तरह की राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति, चाहे वो कोई राज्य हो, वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान, उस तरह की राजनीति आम मतदाता को अपनी तरफ खींचती है, वो मेरे ख्याल में नहीं है। वो जब भी अमित शाह कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो वो मेरे ख्याल में बीजेपी के वोट कम होते हैं आम मतदाता के लिए। अब कुछ उस तरह के लोग हैं जिनको अच्छा लगता है उनकी भाषा, तो वो उसका तो कुछ इलाज है नहीं, लेकिन जनरली आम मतदाता को अमित शाह का जो टोटल रवैया है उससे कोई वोट बढ़ते नहीं है। और आज अगर मोदी जी के, और मोदी जी लाइबिलिटी होते जा रहे हैं, मोदी जी यही था ना कि जिताऊ कैंडिडेट थे बीजेपी में मोदी जी के बाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कितने जिताऊ रह गए हैं ये तो अब आकलन बीजेपी वाले करेंगे, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति जिसके नाम पे वोट है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई दूसरा कोई ऐसा जिताऊ नेता है बीजेपी के पास तो योगी आदित्यनाथ जी के अलावा मोदी जी के बाद और कोई दूसरा नेता राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं है। अच्छा, जैसे कि पूरा योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो लगातार बीजेपी के जो नेताओं का जो गुटबंदी मोर्चाबंदी तेज हो रही है, अगर हम देखें, अगर पूर्व में देखें बीजेपी में जो कल्याण सिंह ऐसे नेता रहे जिनके साथ पूरा एक कार्यकर्ताओं का बड़ा जुड़ाव था, बड़ा समर्थन था। उसके बाद हम देखें चाहे राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हों, दूसरे रामप्रकाश गुप्त रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने वो कल्याण सिंह जी वाला जो ओरा था या समर्थकों का जो प्यार था, समर्थन था, वो पाया है। अगर ये योगी आदित्यनाथ जी को रिप्लेस करते हैं, जैसी चर्चाएं हैं, ये तो भविष्य बताएगा क्या होगा, तो कल्याण सिंह वाला जो दौर है, जब बीजेपी कल्याण सिंह को हटाने के बाद जो छिन-भिन की अवस्था में थी, कमजोर हो गई थी एक तरह से, क्या दोबारा से वो दौर बीजेपी के लिए आ सकता है? मैं बहुत स्पष्ट हूं, मैं कल भी किसी चैनल पर था, जो अभी 10 उपचुनाव होने हैं उसमें से अगर योगी जी रहते हैं कुर्सी पे तो शायद बीजेपी 2 या 3 तक जीत ले, और अगर योगी जी को उसके पहले हटा देते हैं तो सफाया हो जाएगा। इतनी जितना मैं उत्तर प्रदेश, हाँ, क्योंकि मैं इसलिए मैं उस बात को बार बार खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, लोकसभा में केवल और केवल मैं, क्योंकि वो सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपके कान में कह दिया था, देखना मैंने ऐसा कहा था। सब लोग ये बताते ना मैंने प्रशांत जी को बता दिया था उस दिन, मैंने प्रशांत जी को नहीं, मैंने ऑन रिकॉर्ड अपने मेरे मेरे वो सारे वीडियोस हैं जहां पे मैं नंबर्स को वो कर रहा था कि भाई ये इंडिया आगे रहेगा, एनडीए पीछे रहेगा उत्तर प्रदेश, और मैं अपने नंबर्स पे कायम था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को इस समय डिस्टर्ब करेंगे तो योगी आदित्यनाथ मतलब अगर अभी हटाए गए तो बाई इलेक्शन में ही आपको बीजेपी की 0 सीटें मिलेंगी, वो 10-0 का स्कोर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। योगी जी रह जाते हैं तो कोई योगी जी जादू नहीं कर देंगे, 2 या 3 सीट पे शायद योगी जी कुछ उसमें जिताने की स्थिति में आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को हटाते हैं तो बीजेपी को ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर अब जो अमित शाह या जो सेंट्रल लीडरशिप है, इन चीज़ों को जो फीडबैक है कार्यकर्ताओं का या उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उनके सामने बड़ा स्पष्ट रूप से है। उसके बावजूद भी जो तमाम तरह की जो मोर्चाबंदी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर हो रही है, चाहे वो बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हों या उनके जो संगठन हैं, जो सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल जैसा आपने बीच में पहले उद्धृत किया था, ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम तरह के ये भी अपने लगातार उनके प्रति आलोचना कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो ऐसा रिस्क बीजेपी की लीडरशिप मतलब ऐसे क्यों लेना चाह रही है कि इतना बड़ा रिस्क उनके लिए है कि अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी नहीं रहते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें मुख्यमंत्री पद से दूसरा रिप्लेस किया जाता है, तो राजनीतिक नुकसान तो बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे में जो विपक्षी दल लगातार मोर्चाबंदी अपनी जो पीडीए का जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, जो उनका जो राजनीतिक फार्मूला है, वह लगातार सफलता तय कर रहा है। उसके इतना बड़ा चुनौती के बावजूद भी ऐसा रिस्क लेने को क्यों तैयार हो रही है बीजेपी? नहीं, देखिए फिर से एक चीज समझनी होगी। एक तो आपने जो अनुप्रिया पटेल जी की बात कही, अनुप्रिया पटेल जी को अभी याद आ रहा है आपका क्या हुआ है, आपने दूसरी सीट क्यों हार गई भाई, और रॉबर्ट्सगंज आप क्यों हारी? और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल जी की दिक्कत क्या थी, उनकी योगी जी से क्या दिक्कत है मैं वो भी बता दूं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी समुदाय से आती है। इस बार अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने 7 कुर्मी जिता के लाए हैं, 7 कुर्मी जिता के लाए हैं।
जो योगी आदित्यनाथ थे वो कुर्मियों का सबसे बड़े लीडर के रूप में वो बैक करते थे स्वतंत्र देव सिंह। अब अनुप्रिया पटेल का वो मन में गांठ है कि अच्छा मतलब मैं, वो अनुप्रिया पटेल को नहीं मानते थे। अनुप्रिया पटेल तो लोग कहते हैं ना कि वो घर के आगे निकल ही नहीं पाती है। वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो ये दो लोगों के बीच में ही पूरी पार्टी है। मैं जो जो एक लार्जर क्वेश्चन कह रहा हूँ, बीजेपी का मतलब अमित शाह है उत्तर प्रदेश। अमित शाह जैसे चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, एक तो ये नैतिक रूप से गलत बात थी या किसी भी तरह से, जब बीजेपी की अपनी इंटरनल रिपोर्ट में, वो सब जगह सार्वजनिक है, जब ये कहा गया कि इलेक्शन हार का एक बड़ा कारण अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी हो, ये बीजेपी में कई जगह आ रही है, और इनडायरेक्टली उसका उसका जो जो लक्ष्य है या जिस तरफ वो जो डायरेक्शन है वो योगी जी के ऊपर है, वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये है कि भाई ये अगर चाहते तो अधिकारी हमारे साथ रहते, इन्होंने नहीं चाहा तो इसलिए अधिकारी नहीं है। ये मूल रूप से उसकी मैसेजिंग है। मुझे आप एक चीज ये बताइए, 1975 में जब इंदिरा गांधी, जो इमरजेंसी का मूल कारण था, इमरजेंसी का मूल कारण ये था कि इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी। तो इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी, उसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी। सदस्यता क्यों गई थी उसको जरा समझ लेना चाहिए। सदस्यता जाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि यशपाल कपूर जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो सरकारी मुलाजिम, मतलब जब वो प्राइम सभा नहीं थी तो सरकारी मुलाजिम हो गए थे, सरकार से तनख्वाह लेते थे। उन्होंने अपना इस्तीफा 10 दिन बाद दिया, मतलब कैंपेन शुरू हो गया था इंदिरा गांधी का और उसके 10 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, और ये प्रमुख कारण था उनकी सदस्यता जाने का। तो जहां तक तो 1975 में जो ये माना जाता है अभी तक की सबसे बड़ी डिक्टेटर, जैसा मोदी जी बताते हैं, बीजेपी वाले बताते हैं, इंदिरा गांधी का ये कि उनकी सदस्यता चली गई थी, एक अधिकारी जो 10 दिन बाद अपना इस्तीफा देता है। और यहाँ पे आज बीजेपी ये प्रश्न कर रही है कि अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया, नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज याद दिला दें, अधिकारी आपका साथ कैसे देंगे? जब अमित शाह, आपको याद है अगर जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, जयराम रमेश ने कहा था कि इन्होंने 150 डीएम से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, 2-3 जून की बात है, कॉन्टेक्स्ट से जस्ट है ये बात है कि जब उसमें इलेक्शन कमीशन ने तुरंत कहा था रमेश जी से आप वो भेज, वो उनको फंसाने की कोशिश में थे। आप किसी से पूछ लिए, फैक्ट है कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के, मतलब कसम खाने के लिए ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर, तो मेरे हिसाब से 100%, लेकिन चलिए 100% नहीं, ज्यादातर जिलों में डीएम से खुद बात की थी। जब आप डीएम से खुद बात कर रहे हैं तो फिर आप अगर योगी को साइडलाइन कर रहे हैं तो आज आप ये कैसे उनके सिर पे जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? आपको अगर मैं, हालांकि वो गलत बात है, मैं फिर से कह दूं, अधिकारी को न्यूट्रल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर आप बेईमानी की भी सोच रहे हैं तो बेईमानी का भी तो चैनल होना चाहिए ना। तो उसका 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 खामियाजा क्या होगा? अधिकारी आपकी क्यों सुनेंगे? तो ये जो जो अमित शाह का ये है ना कि मैं सुपर इम्पोज, मैं सब जानता, मैं वो करता, मेरा वो करो तो करो। आप लोकसभा में उनका एटीट्यूड देख लेते, तो 4-4 5-5 बार खड़े होके मतलब, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये, दूसरा एक सोशल इंजीनियरिंग की बात एक और बता दूं। मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैंने इतनी बढ़िया इंजीनियरिंग की है, ये देखिए सबको साथ, और खास करके दलित वर्ग का, और हमने एक ट्राइबल राष्ट्रपति बनाया, उससे पहले हमने एक शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति बनाया था। ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि 24 राज्यसभा मेंबर हैं उत्तर प्रदेश, 24 बीजेपी के 24 राज्यसभा, 2 दलित हैं, केवल 2 दलित। तो उसमें से भी एक ब्रजलाल जी जो डीजीपी रह चुके हैं, उनको आप दलित, मतलब ठीक है जात से दलित हैं, लेकिन जो वर्ग है और उससे तो दलित किसी तरह से नहीं है, तो वंचित वर्ग के बिल्कुल नहीं है, तो वो 2 दलित हैं। उत्तर प्रदेश में 79 थी, एक अभी एक मौर्य जी फिर से जीत के आए हैं, 79 तो है ही, अब वो 80 है कि 79 रह गई, ये मैं तुरंत नहीं कंफर्म कर सकता हूँ। 79 एमएलसी बीजेपी के हैं, 2 दलित। तो जब आप इस नहीं, आप योगी आदित्यनाथ अपर कास्ट से आते हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए, आप क्यों एक ब्राह्मण को बैलेंस करने के लिए आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना है? दिनेश शर्मा, मतलब दिनेश शर्मा कितने कॉम्पिटेंट थे इसमें, इस बहस का वो मुद्दा नहीं है। आप ब्रजेश पाठक की, आपने को तो बेबी रानी मौर्य को बनाना चाहिए था। बेबी रानी मौर्य
गवर्नर थी, आप उनसे इस्तीफा दिलवाए और सबको ये उम्मीद थी कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आपने उसकी जगह तो तवज्जो दिया ब्रजेश पाठक को। आपके अपने उसमें 33 में से आप जो सीटें जीत के आए हैं उसका कास्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, आपने कितने 8 ब्राह्मण जीत के आए हैं। 8 ब्राह्मण, 5 राजपूत, 2 वैश्य। अगर 15 लोग आप अपर कास्ट के ले आके यहाँ करेंगे तो आपके साथ कैसे बैकवर्ड और दलित समाज आपके साथ आएगा। जो मूल बात यह है कि अमित शाह जो वहां से बैठ के और पार्टी चलाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका एक जो सारा कुछ ये होता है कि योगी को कट टू साइज कैसे किया जाए, इसमें इस फिराक में हरदम रहते हैं। वो मेरे ख्याल में उसका प्राइस ही बीजेपी ने अभी 2024 में उसी का मूल्य चुकाया। प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल। बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय को बताया कि किस तरह से बीजेपी के अंदर जो राजनीति है, किन मुद्दों पर वह ऐसी हो रही है कि आपस में टकराव बढ़ रहा है। अच्छा, जो आपने जैसे सोशल इंजीनियरिंग की बात कही, कास्ट का आपने बताया कौन-सी कास्ट के कितने नेता एमएलसी हैं या राज्यसभा हैं। तो जो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फ़ॉर्मूला अपनाया, जो पीडीए का फ़ॉर्मूला उन्होंने अपनाया और सामाजिक न्याय की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, जो मतलब जिससे कांग्रेस हमेशा बचती रही थी उन मुद्दों से। तो क्या जो उन्होंने मुद्दे अपने फ्रंट फुट पे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है, वह भी कहीं आपस में इस वजह से ज़्यादा उनमें तकरार बढ़ रही है? नहीं, या मेरे कुछ ख्याल में वो जी, मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ प्रशांत जी, बीजेपी की कलई खुल रही है। बीजेपी कहती तो थी कि वो दलितों और वंचितों की पार्टी है, लेकिन जब देना होता था तब तो ये आप मतलब एक उदाहरण है ना। और उस बात को मैं थोड़ा इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस बसती रही नहीं बसती रही, ये मैटर ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आपके ओपिनियन में बसती रही, मेरे ओपिनियन में राहुल गांधी ही कास्ट सेंसस की बात सबसे जोरदार ढंग से उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं जिसकी जितनी भाई ये तो वो कह रहा है ना कि यहाँ पे 100 या 98 जितने सेक्रेटरीज हैं उसमें से 2 केवल बैकवर्ड और दलित समुदाय से आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि शायद मेरे हिसाब से थोड़ी जाती है अगर हम लोग ये कहें कि भाई उन लोग इससे बच रहे हैं। वो तो खुलेआम इसको बोल रहे हैं और अगर वो इसको बोल रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत बातचीत में बता दूं, जो अपर कास्ट के लोग जो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के हमदर्दी भी हैं, उनको आधे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई इसको मतलब ठीक है, इसको इतना क्या कहना। तो ये ब्राह्मण और राजपूत समाज जो है उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है, गले नहीं उतरता है। तो मैं इस बात को ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपको जिसको जितना देना आपने नहीं दिया है और आप उनको केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। वो जो मैंने जब आपसे कहा ना कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा देख लीजिए, सबसे ज्यादा 52 या 53, मैं तुरंत 52 या 53 ब्राह्मण एमएलए, 2 नंबर पे राजपूत, 49 एमएलए राजपूत। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इसका मतलब जो जो मैं सिर्फ इस बात को इसलिए जोर दे रहा हूं कि अब वो समय नहीं कि आप बेवकूफ बनाते रहिए और लोग बेवकूफ बनते रहे। अब हर एक आदमी को लगता है आप क्यों नहीं कोई चीफ मिनिस्टर आप दलित बनाएंगे, आप क्यों नहीं राज्यों के अध्यक्ष दलित बनाएंगे। आप सिर्फ मुंह से बोलते रहेंगे कि हम बड़े दलित प्रेमी, लेकिन जब देने की बात आएगी तो फिर उनको वही जो मंदिर में ट्रीटमेंट दिया जाता है कि मंदिर के अंदर बाहर भजन करना हो, ढोलक बजाना हो, मजीरा बजाना हो, गाना, अब भगवान का भजन तो दलित लोग बैठ के करो दरवाजे पे, लेकिन मंदिर के अंदर खबरदार है घुसने की हिम्मत मत करना। आप यही करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चीजें समझ में आ रही हैं लोगों की, ये इश्यूज उठ रहे हैं। मैं सोशल इश्यूज की भी बात कर रहा था, महंगाई और वो तो एक अलग मुद्दा है। ये इश्यूज उठ रहे हैं और उसमें हर व्यक्ति बिल्कुल ठीक से देख रहा है कि किसके साथ क्या जाति हो रही है, कौन वंचित है कौन वंचित नहीं है। प्रशांत जी। जी, जी, जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो सोशल पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो व्यवस्था है राजनीतिक तौर पर, वह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी जो आंकड़े ऐसे आपने बताए, निश्चित रूप से उनकी कथनियों करने का जो भेद है, उसको भी उजागर करता है। अच्छा, जब बीजेपी के हम तमाम तरह के जो छत्रप रहे हैं राज्य स्तर पे, देश की अगर बात करें, वसुंधरा राजे राजस्थान से, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक से येदियुरप्पा जी, तो लगातार बड़े-बड़े क्षत्रप उनके राजनीति में अपना प्रभाव लगातार अनेक वर्षों से छोड़ते रहे हैं। लेकिन पिछले अगर हम देखें, जब से मोदी युग शुरू हुआ है, लगातार ये क्षत्रप कमज़ोर होते गए और लगातार इस बार तो चुनाव में उन्हें एकदम अलग ज़िम्मेदारी हटाकर दूसरे नए लोगों को वहाँ पे स्थापित कर दिया राजनीति में भाजपा ने। तो उत्तर प्रदेश लगातार, क्योंकि योगी जी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ हमेशा बनी रही हैं। तो योगी जी पर वो काबू क्यों नहीं चल पा रहा शीर्ष नेतृत्व का? उसके पीछे कौन से अहम कुछ कारण आप समझ पाते हैं? नहीं, देखिए जो ज्यादातर जो आपके जो लोग चैलेंज दे सकते थे, चाहे उसमें गडकरी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे जो भी हो, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व था, वो सारा लोग आरएसएस का बैकग्राउंड है।
तो ये कंट्रोल भाई इनका ये है कि भाई हम कुछ भी लगे, हम आरएसएस के, योगी आदित्यनाथ आरएसएस वाले नहीं। और योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा से आते हैं, विश्व हिंदू परिषद, मतलब जो जो एक परंपरा है, वो परंपरा हिंदू वर्चस्व को लेके उसमें और आरएसएस में हरदम द्वंद रहा है। वो एक लंबी बात हो जाएगी, किसी और दिन आप कहेंगे तो उस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन ये आरएसएस कैडर नहीं है। तो आरएसएस कैडर नहीं है तो इनका कोई, इन्होंने लिख के नहीं दे दिया है कि मैं जीवन भर की गुलामी तुम्हारे नाम से। बाकी लोग तो लिख के दे दिए है ना कि मैं आरएसएस जैसा कहेगा वैसा करूंगा, झाड़ू लगाने को कहेगा झाड़ू लगाऊंगा, सिंहासन में बैठने को कहेगा सिंहासन में बैठूंगा। योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का कोई अपनी अपनी तरफ से कोई एफिडेविट नहीं दिया हुआ है। वो एक मठ से आते हैं, वो अगर आज मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे तो उनकी इज्जत उससे ज्यादा रहेगी। भले ही मुख्यमंत्री बनने से मैं तो ये मानूंगा कि कुछ लोग, जैसे भाई मैं, हम सब लोग उस गोरखनाथ मंदिर को में बहुत आस्था है, लेकिन योगी जी जिस पार्टी के साथ बैठे हुए हैं उस पार्टी में तो हम लोग को लगता है कि ये बिल्कुल गलत पार्टी है। तो मेरे ख्याल में योगी जी मुख्यमंत्री रहे ना रहे, वो मठ वाला उनका तो उनके साथ है। वो एक इतना बड़ा संबल है उनका, या उतनी बड़ी ताकत है वो उनके पास, वो ताकत तो कोई उनसे छीन नहीं सकता है। प्रशांत, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा कि मठ के प्रति जो आस्था है लोगों की, वो तो एक मतलब अलग विषय है और राजनीति का एकदम से अलग पैटर्न हो जाता है। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं, जैसे कि अभी विधानसभा के उपचुनाव कुछ राज्यों में हुए थे और उसमें जिस तरह से बीजेपी को बहुत कमजोर स्थिति रही, बीजेपी कोई मात्र 2 सीटों पर वह जीत प्राप्त कर सकती है और इंडिया गठबंधन अगर विभिन्न स्टेट्स में देखें तो जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के, उन्होंने अच्छी खासी जीत प्राप्त की। अब जो 10 विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें लगातार हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो 10 विधानसभा के उपचुनाव यूपी में होने हैं, उसकी दिशा किस तरह से देख पा रहे हैं? उसमें क्या आप देख पा रहे हैं पूरे राजनीति को? नहीं देखिए, वो बहुत स्पष्ट है। जो आपने वो भी कहा, बीजेपी वो 2 सीटें जीती, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है कि बीजेपी 11 जगह लड़ी थी, 13 में 11 जगह लड़ी थी। एक जगह एआईडीएमके थी और एक जगह जेडीयू थी। 11 जगह बीजेपी के अपने कैंडिडेट थे, 9 हारे। तो बीजेपी का हारने का रेशियो इस समय 11 में 9 हार रहे हैं, 85% लोग हार रहे हैं। वो मेरे ख्याल में 2 चीजें इंगित करता है। एक तो यह है कि बीजेपी, मोदी जी का जो वो फैक्टर है, मोदी जादू खत्म हो चुका है, नंबर 1। और नंबर 2, जो इंडिया गठबंधन का मोमेंटम है, जो वो रफ्तार है, वो अभी भी कायम है और शायद बढ़ेगी। जहां तक 10 उपचुनावों की बात है, मेरे हिसाब से योगी जी गद्दी पे रहते हैं तो बीजेपी 2, 3 भी मुश्किल होगा, 2 सीट, 3 सीट से ज्यादा तो, 3 से ज्यादा तो नहीं, 2 सीट भी आ जाए तो गनीमत है। लेकिन अगर योगी जी को हटाते हैं तो 0 सीट आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इंडिया गठबंधन का मिनिमम 7 सीट और वो 10 सीट तक भी बढ़ सकता है मेरे हिसाब से, जैसा आज की तारीख में चीजें खड़ी हुई। जी, 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 जी। जी, जी। बहुत ही विस्तृत तरह से पूरे राजनीति का आपने बताया कि किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को विराम भी देते हैं और मुझे विश्वास है आपका पूरा जो विश्लेषण है हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। और मैं आपका भी आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों को अपना समय निकाला, क्योंकि आपका लगातार डिबेट्स रहती हैं विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर और आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।